हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करिए। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है मनीष? हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस, ओके, थैंक यू। कैसे हैं आप सब? okay. कितने नए बच्चे हैं और कौन कौन पहले से तैयारी कर रहे हैं? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं उसी हिसाब से आपको गाइड कर पाऊंगी। नए नए बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। आपको मैं पढ़ा रही हूँ इकाई 6 से इकाई 10 तक, ठीक है। और अंतिमा मैम पढ़ाएंगे आपको इकाई 1 से इकाई 5 तक। आई एम फर्स्ट टाइम, अमरीक सिंह, ओके। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, सबसे पहले तो आप सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपका जो सिलेबस है ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं होता कि क्या करना है और उसी में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं ताकि आपको सही गाइडेंस मिले, है ना। और सही गाइडेंस आपको वही दे पाते हैं जो इन चीज़ों से जो इस रोड से निकले होते हैं, इस रास्ते से गए होते हैं, है ना। सही गाइड आपको वही कर सकते हैं, ठीक है। आपने ज्वाइन किया है, अच्छी बात है, आपको अब सही गाइडेंस भी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है। जब मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू की थी तो मेरे को सिलेबस का कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि सिलेबस देखा जाता है पहले, है ना। तो मुझे भी आपकी तरह ज्वाइन करना पड़ा कोचिंग। और फिर मुझे पता चला, वो भी मैंने ज्वाइन भी बहुत लेट किया, 1 डेढ़ साल वैसे ही वेस्ट कर दिया सेल्फ स्टडी में। पता ही नहीं था कि सिलेबस पहले देखा जाता है, बस वैसे ही तैयारी करती रही, जो मिला वो पढ़ती गई, जो मिला पढ़ती गई, लेकिन कुछ उसका फायदा नहीं हुआ, है ना। वो होता है हमारा टाइम वेस्ट। आपको सबसे पहला जो सिलेबस होता है हमारा, वो रोड मैप का काम करता है ना। आप नेविगेशन लगाते हैं कहीं जाने के लिए, आप मैप देखते हैं, आप देखते हैं कैसा रास्ता है, कहाँ से जाना सही रहेगा, कहाँ से जाना शॉर्टकट है, कहाँ से लॉन्ग है, कहाँ से रास्ता सेफ है ना। कई बार तो लोग शॉर्टकट देखते हैं लेकिन वो सेफ रास्ता नहीं होता, और जो लॉन्ग वाला रास्ता होता है वो सेफ होता है ना। तो ये सारी चीजें हमें रोड पे चलते टाइम ध्यान देनी पड़ती है। कौन सा रास्ता है, कौन सा नैरो रोड है, कौन सा रास्ता ऐसा है जहाँ पर खड्डे ज्यादा हैं, है ना। तो आप किस रास्ते से जाना प्रेफर करोगे, किसको प्रेफरेंस ज्यादा दोगे? जो अच्छा रास्ता होगा, स्मूथ होगा, है ना। और जहाँ पे आप आसानी से पहुंच पाओगे और रास्ते में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसी रास्ते को पहले उस रास्ते से जाना आप प्रेफर करोगे, है ना। तो वैसे ही आपको एक सिलेबस होता है जो आपके लिए रोड मैप का काम करता है। आपको अपना सिलेबस देखना है। यूनिट आपके 1 से 10 तक, आपके सिलेबस में पूरी कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, 10 इकाइयां हैं आपके सिलेबस में, है ना। कितनी इकाइयां हैं? 10 इकाइयां हैं। अब क्या क्या है उसमें, ये सब आपको देखना है, खुद से देखना है आपको ये कि क्या क्या है आपके सिलेबस में, ठीक है। पहली इकाई में क्या है ना। ये भाषा वाली इकाई है आपकी पहले। तो आपको पूरा ये देखना है कि इकाई 1 से 10 तक आपके सिलेबस में है क्या क्या। अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, वो है 6 से 10 तक। ये इकाइयां मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इनको आपको देखना है ना। इसमें आपको कहानी, टेक्स्ट, इसको कहते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट का पार्ट है ये पूरा, है ना। तो ये आपको देखना है। इसमें क्या क्या आता है, कहानियां आएंगी इसमें,
इसमें नाटक आएंगे, इसमें उपन्यास आएंगे, है ना, इसमें आत्मकथा, जीवनियाँ, रेखा चित्र, संस्मरण, है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको इन इकाइयों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। देखो, अब आपकी जो कहानी वाला पार्ट है, आपके सिलेबस में पूरी 21 कहानियां, 21 कहानी, अभी तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, इसलिए आपको डरना नहीं है। आपके सिलेबस में है 21 कहानियां, 21 के 21 आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, कौन उसके राइटर हैं, है ना, कौन कहानी के लेखक हैं, कब ये कहानी लिखी गई, कौन से सन में ये प्रकाशित हुई, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी नॉलेज है, जनरल नॉलेज, ये आपको पता होनी चाहिए। नाटकों के बारे में सेम, उपन्यासों के बारे में सेम, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, सब कुछ आपको ऐसा करना है। जो नए स्टूडेंट है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जितनी भी आपके आपके सिलेबस में टेक्स्ट लगा हुआ है, आपको क्या करना है, वो देखना है आपको कि कब कब उसका प्रकाशन है, कौन उसके लेखक है ना, और आपको एक अपने पास नोट्स बना लेने हैं उसके। जो जो भी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, नोट्स अपने खुद से बनाएं, नोट्स बनाते चलें साथ साथ में, क्लास के साथ साथ लाइव क्लास मिस ना करें, है ना। लाइव में क्या होता है कि आपके सामने टीचर है, आप अपने डाउट जो है वो सामने पूछ सकते हैं, उसी टाइम पूछ सकते हो, है ना। पहला फायदा आपका ये है। दूसरा फायदा ये है कि आप लाइव क्लास में आप देखोगे ही बैठोगे ही बैठोगे। अगर आप लाइव क्लास मिस कर दोगे, बाद में पता नहीं आपका मन देखने को करेगा क्लास की नहीं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास देखी नहीं जाती, अकेले मन भी नहीं करता फिर देखने का। तो लाइव क्लास में आपका बहुत सा फायदा है, टाइम भी बचत होती है। अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे फिर आप रोक रोक के देखोगे, है ना, आपको बीच में काम याद आ गया, फिर आप उसको अ, बंद करके फिर चले जाओगे, है ना। तो ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप लाइव क्लास में जुड़े रहोगे तो आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा, आप टीचर के साथ साथ चलते जाएंगे, है ना। और कोशिश करें कि नोट्स आपके अभी क्लास के साथ साथ ही बनते जाएं, है ना। कुछ छूटता है तो उसके लिए आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी, मिल गई आपको पीडीएफ, साथ में दे दी है मैंने, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, आप साथ में नोट्स बना सकते हैं, और बाद में भी अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आप उसको बाद में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट डे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, आज की क्लास से आपका कोई सवाल है आप आज नहीं पूछ पाए, या फिर कोई कोई सवाल आया ही नहीं आपके मन में, आपने घर जाके रिवीजन किया दोबारा से, फिर आपके मन में सवाल आया तो आप अगले दिन उसको पूछ सकते हो, है ना। तो ये वाला जो जितना भी पार्ट है ये आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले तो अपना सिलेबस निकालो, इसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकाल के एक अपने दीवार पे चिपका दो इसको। सिलेबस ऐसे मत समझना कि सिलेबस छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज है सिलेबस। दीवार पे चिपकाओ और अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओ। एक आपको दीवार पे चिपकाना है प्रिंट आउट निकाल के, एक आपको अपने स्टडी टेबल पे चिपकाना है प्रिंट आउट निकाल के, है ना। ठीक है, समझ आ रही बात। एक आपको स्टडी टेबल पे चिपकाना है प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। दो प्रिंट आउट निकालने हैं। और क्या करना है, डेली आपकी नजर जानी चाहिए आपके सिलेबस में। आधी चीजें तो आपको सिलेबस देख के याद हो जाएंगी कि क्या क्या है आपके सिलेबस में, कौन सी कहानी है, कौन कौन उसके राइटर है ना, कौन सा नाटक है, कौन उसके राइटर हैं, क्या उसका प्रकाशन वर्ष है। उसके आगे आप प्रकाशन वर्ष खुद से भी लिख सकते हो प्रिंट आउट के जो आप निकालोगे, है ना। लेखक के नाम तो उसमें दिए होंगे, लेकिन उसका प्रकाशन वर्ष और उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप उसमें खुद ऐड कर सकते हो, है ना। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आप आज ही ये काम करेंगे, आज ही करना है, जो आज का काम है उसको आज ही करना है, कल पे कुछ भी नहीं छोड़ना। कबीर का दोहा आपको पता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। तो ऐसा होगा अगर आपने एक भी दिन मिस किया, बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, धीरे धीरे आपको दिन मिस करने की आदत हो जाएगी, और फिर आप धीरे धीरे आपका काम जो है वो बढ़ता जाएगा। और जिस जिस मकसद तक पहुंचने के लिए आपको 2 महीने 3 महीने लगने थे, उसमें आपका साल लग गया, है ना। तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। टीचर जैसे जैसे चल रहा है आप टीचर के साथ साथ चलते जाएं। मैं सिर्फ अपनी जो मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट्स उनकी बात नहीं कर रही, जो मैम पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अंतिमा मैम,
ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे, उनके भी साथ साथ आप चलेंगे, तो आपके लिए फायदा है ना। तो अपना जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकालिए पहले, और आप उसको डेली देखेंगे। दिन में 10 बार भी आपकी नजर अगर सिलेबस पे पड़ती है तो आधी चीजें आपको सिलेबस से ही याद हो जाएंगी। आप खुद चेंज देखेंगे कि हाँ, हम कुछ तो फर्क पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं वो ये काम करेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, काफी तैयारियां भी कर चुके होंगे आप, है ना। और अगर आप पुराने बच्चे भी जो पहले से जुड़े हुए हैं ढीले पड़ गए हैं, तो उनके लिए भी यही है कि अगर आप ढीले पड़ गए हैं तो आज से आपका भी समय है कि आज से आप भी फिर से तैयारी शुरू करें। टीचर के साथ साथ जैसे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे वैसे आपको मेरे साथ साथ चलना है, और नेक्स्ट डे पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, आज का काम आज फिनिश करना है। अगर आज जो हमने नाटक पढ़ा वो आपको वो आपको अभी पढ़ना है क्लास में, उसके बाद आपको उसको रिवीजन भी करना है। शाम को आप रिवीजन करिए, क्लास में आने से पहले आप रिवीजन करके क्लास में आएंगे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। पहले आपका पिछला काम कंप्लीट होना चाहिए रिवीजन के साथ। सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ लिया, पढ़ना नहीं, सिर्फ रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये काम करेंगे कि आज जैसे जैसे मैं पढ़ाती चलूंगी आपने वो क्लास में पढ़ना है ना। आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको घर में जाकर के रिवीजन करना है ना। तो अभी तो आप मेरे साथ बैठे हैं क्लास में, उसके बाद जब भी पूरा दिन आपके पास पड़ा है, पूरे दिन में आप रिवीजन करेंगे कभी भी, है ना। शाम को कर सकते हैं आप, अगर आप वर्किंग हैं, आप कुछ काम करते हैं, है ना, तो आप शाम को कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आएंगे, लेकिन आप करके आएंगे, ये आपको मन में बिठा लेना है कि जो आपने करके आना है वो आपने करके आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप ढीले पड़ गए तो नहीं, है ना। तो आपको अपने रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी सफल लोग होते हैं ना वो रूटीन फॉलो करते हैं। रूटीन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रूटीन आपकी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी रूटीन टूट गई तो फिर बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता है, गैप पड़ जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, और जब पढ़ने का मन नहीं करता तो आपको पता है सफलता नहीं मिलती, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन भी है कि आपको क्या करना है, साथ साथ में चलना है। ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में करें। आपको जहां जहां से भी मिल रहा है पढ़ने के लिए पढ़ें, मतलब अपनी बुक्स खरीदें, है ना। बुक्स भी खरीदनी है आपको, ऐसे नहीं कि सब कुछ यहीं पे करवाया जाएगा। हम तो करवाएंगे, हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन जो काम आपको खुद से करने हैं ना वो आपको खुद से ही करने हैं। बुक्स जो है, बुक्स पढ़ने की आदत जो है वो आपको डालनी ही है ना। तो बुक्स खरीदें। बुक्स पे मैंने एक क्लास ली हुई है यूट्यूब पे, आप उस क्लास को देखें कि मैंने उसमें कौन कौन सी बुक बताई हुई है, प्रेफर की है आपके लिए बुक्स। और अभी थोड़े दिन पहले ही वो क्लास ली है, आप देख सकते हैं लाइव क्लास में उसको जा करके, ठीक है। उसमें पूरी मैंने यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स खरीदनी है, कहाँ कहाँ से आपको टेक्स्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। तो ज़रूर आप उस क्लास को भी देखें यूट्यूब पे, HN अध्ययन यूट्यूब चैनल पे आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो बुक्स पढ़ना, आप अपना सेल्फ स्टडी की आदत डालना, ये भी एक अच्छे व्यक्ति का गुण है ना। कल को आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर की, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तभी आपको नॉलेज होगी। जितना आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी आपको। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी नॉलेज जो है वो कम रहेगी, है ना। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो और किसी का कोई सवाल है, किसी ने कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताएं, कोई सवाल है आपका। कोई सवाल। चलें स्टार्ट करते हैं फिर हम, अगर आपका कोई सवाल नहीं है। अंधा युग जो नाटक है वो किसने लिखा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, ठीक है। तो ये जो नाटक है आपके सिलेबस में है, और अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया ये नाटक, है ना। लेखक आपको पता होने चाहिए, और 1955 में ये लिखा गया है। इसको हम अभी आगे देखेंगे। धर्मवीर भारती का जीवन परिचय देखते हैं पहले हम। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर को हुआ था 1926 में। 25 दिसंबर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 1926 आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी राइटर आपके सिलेबस में है ना
उनके भी जन्म समय आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 1926 धर्मवीर भारती का जन्म समय है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है। सिर्फ अभी तो आप सिर्फ सिलेबस का ही करें, सिलेबस के बाहर का भी वैसे पूछा जाता है, लेकिन अभी आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत है ना। तो 1926 में इनका जन्म हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माँ का नाम श्री चंदा देवी। इनके माँ पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कभी पूछ ले बाई चांस, है ना, वैसे नहीं पूछा जाता, बट अगर कभी पूछ ले तो आपको सिर्फ एक नजर मारनी जरूरी है इस पे। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनके व्यक्तित्व और प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छल और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफी प्रभाव था। इनका पहला काव्य संग्रह ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? ठंडा लोहा। और पहला उपन्यास कौन सा है इनका? गुनाहों का देवता। देखो, काव्य संग्रह, काव्य, है ना, ये अलग चीज है। संग्रह वो होता है जिसमें बहुत सारी रचनाएं संग्रहित होती हैं, है ना। एक संग्रह होगा, जैसे मान लो ठंडा लोहा है, ठंडा लोहा, और इसमें बहुत सारी और रचनाएं संकलित होंगी, इसी मतलब बुक यही होगी ठंडा लोहा के नाम से, और जितनी और रचनाएं होंगी वो इसमें संकलित होंगी। ठीक है, तो पहला काव्य संग्रह इनका ठंडा लोहा है, और पहला उपन्यास है इनका गुनाहों का देवता। तो उपन्यास आपसे अलग पूछे जाते हैं, बताइए जी धर्मवीर भारती का पहला उपन्यास कौन सा है? तो गुनाहों का देवता। इनमें से कौन सा नाटक धर्मवीर भारती जी का है, या पहला नाटक कौन सा है? ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें, जो नए बच्चे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आपको देखने हैं, है ना, आज ही देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर की सवाल किस तरह से आते हैं, किस तरह से, किस पैटर्न में सवाल आ रहे हैं, वो भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपकी तैयारी आगे होती है, आपका फोकस उसी हिसाब से बना होता है ना। तो वैसे ही आपको आपको क्या करना है, अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने हैं, चाहे आप कहीं पे भी देख लें, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, आपके पास कोई बुक होगी प्रीवियस ईयर पेपर की, वो भी वहाँ पे भी देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, वहाँ पे ज़रूर देखें, है ना। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त उनका एक और कविता संग्रह 7 गीत वर्ष भी प्रकाशित हुआ। लंबी कविता के क्षेत्र में राधा के चरित्र को लेकर कनुप्रिया नामक उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन के लिए सहयोग दिया। इन्होंने निकष पत्रिका निकाली, ध्यान देंगे, इनकी जो पत्रिका इन्होंने निकाली उसका नाम था निकष, और आलोचना पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। पत्रिकाएं दोनों ध्यान रखनी है, नोट साथ साथ में बनाएंगे। उसके बाद वे प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक पद को संभालने लगे। तो धर्मवीर भारती के नाम से धर्मयुग पत्रिका है, ये तो आपको वैसे याद रह जाएगा, है ना। तो इसका भी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। साप्ताहिक पत्रिका साप्ताहिक होती है जो हफ्ते में एक बार निकलती है। ठीक है, कृतियां देखते हैं इनकी, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। काव्य रचनाओं में ठंडा लोहा, जिसका समय 1946 है, हर रचना का समय आपको याद होना चाहिए, 1946। अंधा युग का समय 1954। कनुप्रिया का समय 1959। 7 गीत वर्ष का समय 1996। सपना बीबी का समय 1993। आद्यंत का समय 1999। ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, आद्यंत जो इनकी रचना है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी रचना है धर्मवीर भारती की जो मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है? मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है आद्यंत। ठीक है, कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव 1946, और स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, सास की कलम से 2000, समस्त कहानियां एक साथ उपन्यास गुनाहों का देवता, समस्त कहानियां एक साथ, मतलब कि एक साथ प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, अब उपन्यास है इनके, उपन्यासों में इनका पहला उपन्यास गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1952, पहला खत 1991, 11 सपनों का देश 1960, प्रारंभ व समापन। निबंध है इनका ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अनकही 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997, साहित्य विचार और स्मृति 2003। एकांकी और नाटक है इनके नदी प्यासी थी, नीली झील
आवाज का नीलाम आदि। फिर है पद्य, जो गीति है, गीति नाटक इनके, पद्य या गीति नाटक। उसमें अंधा युग, अंधा युग ध्यान देंगे गीति नाटक है, बहुत बार पूछा गया सवाल। अंधा युग जो है वो गीति नाटक है, 1954 में प्रकाशित हुआ। सृष्टि का आखिरी आदमी 1968। संस्मरण है कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। आलोचना है प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। मुख्य बिंदु, धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय सप्तक के कवि थे। अंधा युग नाटक का रचना काल 1954 है। यह 5 अंकों का नाटक है। ध्यान देंगे कितने अंक है इसमें, नाटकों में अंक होते हैं ना, कितने अंक है इसमें, 5 अंक है। और कैसा नाटक है ये, गीति नाट्य है, गीति नाट्य है ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंधा युग का पहली बार प्रसारण हुआ था आकाशवाणी से। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। ध्यान देंगे, इसमें वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, वक्ता और श्रोता की कथा शैली में, है ना। ये नमस्ते प्रेमा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वक्ता और श्रोता की शैली में लिखा गया है ये। इस नाटक में सशक्त बिंब, योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील ये लोकप्रिय गीति नाट्य हैं। जो जयशंकर प्रसाद का करुणालय नाटक है वो भी गीति नाटक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्मवीर भारती का अंधा युग और नीली झील ये सारे कैसे हैं, लोकप्रिय नाटक। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। बहुत बार पूछा गया ये सवाल है कि अंधा युग की जो कथा वस्तु है, जो उसकी कहानी कहाँ से ली गई है, तो महाभारत से ली गई है। महाभारत में भी कहाँ से, महाभारत के 18वें पर्व, 18 पर्व है उसमें और 100 उप पर्व है। 18 पर्व, 100 उप पर्व। इसमें पहला पर्व जो है वो आदि पर्व है और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। ध्यान देंगे, जो इसमें पहला पर्व है, आदि, आदि क्या होता है, आदि होता है शुरुआत, शुरुआत मतलब कि फर्स्ट, पहला, पहला कौन सा है, आदि पर्व। 18वां कौन सा है, स्वर्गारोहण। लास्ट में इंसान कहाँ जाता है, स्वर्ग, स्वर्ग की ओर, है ना, स्वर्ग का आरोहण करता है, स्वर्ग की ओर जाता है। तो लास्ट 18वां जो है वो कैसा है, स्वर्गारोहण। क्या नाम है इसका, स्वर्गारोहण पर। इस नाटक में महाभारत के 18वें, महाभारत से लिया गया है इसका कथानक, हमने अभी देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि महाभारत में भी कहाँ से, महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का इसमें वर्णन है। अंधा युग नाटक का उद्देश्य देखते हैं। नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भाव बोध का रूपांतरण किया गया है। आज के विघटित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित किया है। नाटक के आरंभ में ही धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कहा है, क्या कहा है, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। तो ये धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कहा है, ये पंक्तियां कहाँ पर बोली हैं, नाटक के आरंभ में, नाटक की शुरुआत में। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट आत्महारा विगलित, अपने अंदर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, लास्ट की जो 2 लाइनें हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये कथा अंधों की है, किसके माध्यम से, ज्योति के माध्यम से। सॉरी, ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। डॉक्टर नगेंद्र क्या बोल रहे हैं इस बारे में, वो भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, मिनट रुकिए।
डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्धजन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं है, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियां उत्पन्न होंगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने क्या बोला? प्रोफेसर वासुदेव सिंह का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, इसको भी देख लेना। इनका जो ग्रंथ है इसको भी देख लेना, ठीक है। ये पूछ ले जाते हैं कई बार ग्रंथ भी किसकी कौन सी पुस्तक है ना, किसने लिखी है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो प्रोफेसर वासुदेव सिंह क्या बोल रहे हैं इस नाटक के बारे में कि लेखक ने महाभारत के कथानक के आधार पर युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या बोल रहे हैं कि अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और प्रभु की मृत्यु के बाद तो त्रासद परिवेश और गहरा हो जाता है, ठीक है। वस्तुतः यह तनावों का नाटक है। ध्यान देंगे, नगेंद्र ने बोला है कि यह तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं, और नाटकीयता तनावों में ही होती है। अंधा युग नाटक की कथा वस्तु 5 भागों में विभाजित है और रचित कृति 8 भागों में रचित है। इसके बीच में अंतराल है। देखो, रचे इसके 8 भाग है, लेकिन जो कथा वस्तु है वो 5 ही भागों में है ना। कथा वस्तु मतलब स्टोरी जो है वो 5 भागों में ही है, वैसे इसके 8 भाग हैं। आगे देखते हैं अंकों का वितरण, अंकों का विवरण और स्थान। इस नाटक में 5 अंक और 8 भाग है। 5 अंक हैं, 8 भाग हैं। स्थापना, अंतराल और समापन ये तीनों अंक नहीं है, ये तीनों अंकों में नहीं गिने जाते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, अब देखेंगे इसके जो भाग हैं, अंक हैं। स्थापना, अंधा युग, प्रथम अंक। स्थापना को हम अंकों में नहीं गिनते, ध्यान देंगे, ये अंक नहीं है, ये अंक नहीं है। और कौन सा? अंतराल, अंतराल मतलब कि बीच में क्या है, गैप है। अंतराल मतलब ब्रेक है बीच में। नाटक देखते हैं ना, बीच में ब्रेक आती है, वैसे। अब देखते हैं ये तीनों, जहां पे मैंने वो गोल कर दिया इसमें, ये क्या है, अंक नहीं है ये तीनों, ठीक है। पहला अंक कौन सा है? कौरव नगरी। पहले अंक का नाम क्या है? कौरव नगरी। दूसरे अंक का नाम क्या है? पशु का उदय। अब कैसे याद करना भी बताती हूँ। तीसरा अंक है इसमें अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। फिर चौथा अंक है गांधारी का श्राप। पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो 5 ही अंक है इसमें। पहला अंक कौरव नगरी का है। दृश्य कहाँ का है? कौरव नगरी का। ऐसे याद रखना है आपको, दृश्य पहले कौरव नगरी का है, वहां पे क्या हो जाता है, पशु का उदय हो जाता है कौरव नगरी में। फिर अश्वत्थामा जो है वो अर्ध सत्य बोलता है, आधा सत्य बोलता है, पूरा नहीं बोलता, इसलिए गांधारी क्या करती है, उसको श्राप दे देती है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है कि कौरव नगरी है, वहां पे क्या हो जाता है, पशु का उदय हो जाता है। अश्वत्थामा ने आधा सत्य ही बताया, पूरा नहीं बताया, इस कारण गांधारी श्राप दे देती है ना। और श्राप दे देती है तो विजय क्रमिक आत्महत्या, आत्महत्या हो जाती है जब श्राप देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये पांचों अंक याद रखने हैं। फिर शुरू में क्या है? स्थापना। स्थापना आपको पता ही कि हर चीज में कुछ भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले स्थापना लिखनी होती है ना। तो स्थापना है। बीच में अंतराल है, 5वें नंबर पर अंतराल है, पंख पहिए और पट्टियां। अंतराल का नाम आपको पता होना चाहिए, पंख पहिए और पट्टियां। जैसे मान लो कोई आप सीरियल देख रहे हैं, उसमें बीच में कोई ऐड आ जाती है, ब्रेक आ जाती है, ऐड आती है, तो आप अब वो ऐड किसी ना किसी चीज की होगी ना। मान लो साबुन की ऐड है ना, तो ऐड आ रही है बीच में साबुन की। वैसे इसमें अंतराल है पंख पहिए और पट्टियां, ठीक है। किस चीज का अंतराल है? पंख पहिए और पट्टियां। इस तरह से आपको याद रखना है। चौथा अंक है गांधारी का श्राप और 5वां अंक है विजय क्रमिक आत्महत्या। तो पहला अंक है कौरव नगरी। कौरव नगरी है, वहां पे होता है पशु का उदय। और अश्वत्थामा ने थोड़ा सा ही बोला, आधा सही बोला, पूरा नहीं बोला, तो इस कारण गांधारी ने श्राप दे दिया और फिर क्या हो गया, 5वें अंक में आत्महत्या हो गई, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा याद रखना है। वैसे बड़ा ये टफ होता है याद करना, बच्चे याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप इस आसान तरीके से याद करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा और हो ही गया होगा साथ साथ में, है ना। चलिए
आगे देखते हैं नाटक के पात्र। नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें 15 पुरुष पात्र और एक स्त्री पात्र। ध्यान देंगे इसमें स्त्री पात्र सिर्फ एक ही है और 15 पुरुष पात्र हैं, टोटल इनके 16। अश्वत्थामा जो है वो क्या कौन है? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य के बारे में आपने पढ़ा है ना, एक और द्रोणाचार्य, है ना? नहीं पढ़ा होगा तो हमें आगे पढ़ेंगे उसको। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है और कृष्ण से इसका कौन सा संबंध है? अश्वत्थामा का शत्रुता का, कृष्ण का शत्रु है ये, है ना? शत्रुता का संबंध है कृष्ण के साथ। अश्वत्थामा के बारे में आपने जान लिया कौन है। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, और ये ऐतिहासिक पात्र है, आपको पता है। और एक और द्रोणाचार्य नाटक आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बारे में बताया हुआ है। अश्वत्थामा का बेटा द्रोणाचार्य, है ना? तो यहाँ पर दुर्योधन का मित्र है ये अश्वत्थामा और कृष्ण से शत्रुता का संबंध है इसका। फिर आता है कृष्ण। कृष्ण कौन है? ये भी पौराणिक कथा के पात्र हैं। पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रण है, मतलब कि पौराणिक कथा से चित्रण नहीं लिया गया इनका, उससे अलग लिया गया है और मानवीय रूप में इनका चित्रण किया गया है। कृष्ण का मानवीय रूप में, मानव के रूप में किया गया, भगवान के रूप में नहीं किया गया, ध्यान देंगे। नाटक का केंद्रीय नायक है ये कौन? कृष्ण। फिर आती है गांधारी, जो एक ही स्त्री पात्र, मैंने आपको बताया कि एक ही स्त्री पात्र है इसमें, तो गांधारी और धृतराष्ट्र की पत्नी है और कौरवों की माँ है ये, ठीक है। धृतराष्ट्र कौन है? जन्म से अंधे हैं धृतराष्ट्र, जन्मांध, है ना, जन्म से अंधे हैं। पुत्र मोह के कारण सत्ता को अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं, मतलब पुत्र मोह इतना है इनको कि जो सत्ता है इनकी वो अपने बेटे को ही सौंपना चाहते हैं, बल्कि वो अविवेकी है ना, विवेकहीन है वो पुत्र, फिर भी उसको सौंपना चाहते हैं सत्ता। क्यों? क्योंकि अपने बेटे से प्यार है, पुत्र मोह है। एक पुत्र मोह में अंधा पिता है ये धृतराष्ट्र, पुत्र के मोह में अंधा हो चुका है ये धृतराष्ट्र, ठीक है। कृतवर्मा, कृतवर्मा जो है वो युद्ध के बाद भी जीवित है और कौरवों की तरफ से लड़ने वाला है, एक महारथी भी है कृतवर्मा, ठीक है। फिर आता है संजय। संजय कौन है? व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। वृद्धयाचक कौन है? ज्योतिषयी, काल्पनिक पात्र हैं। कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के साथ भविष्यवाणी झूठी हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु प्राप्त होना। तो इस तरह से उसने किया कि कृष्ण के आने की भविष्यवाणी कर दी और वो भविष्यवाणी झूठी हो गई और अश्वत्थामा ने फिर उसको मार दिया, ठीक है। प्रहरी एक काल्पनिका पात्र, काल्पनिका पात्र मतलब स्त्री पात्र है प्रहरी एक। प्रहरी दो, दो जो है वो काल्पनिक पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं। व्यास जो है वो मुनिवर हैं जिन्होंने स्वयं को दिव्य दृष्टि दी थी, सॉरी संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। हमने अभी देखा ना, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो व्यास ने दी थी दिव्य दिव्य दृष्टि, है ना, ये व्यास मुनि थे। फिर विदुर है जो गांधीवादी पात्र हैं और कृष्ण भक्त हैं, कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। युधिष्ठिर है पांडवों में सबसे बड़े भ्राता, धर्मराज के नाम से जाना जाता है इनको, युधिष्ठिर को। और कृपाचार्य जो है वो राजगुरु है, ठीक है। युयुत्सु है इसमें जो धृतराष्ट्र का अंतिम यानी कि 101वां पुत्र, जो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता है और वह युद्ध में बच जाता है। कौन? युयुत्सु। फिर आता है गूंगा भिखारी, एक घायल सिपाही जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम है जो कृष्ण के बड़े भाई, जो कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं, ठीक है। अब अब देखते हैं इसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है इसकी? एक मिनट दीजिए ना, पानी लेकर के आती हूँ, वेट।
अंधायुग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध को स्थापित किया है। इस नाटक में अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। इस संबंध में विदुर ने एक जगह कहा है, विदुर, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी की तरह तोड़ डालेगी। ध्यान देंगे, कथन आपसे पूछे जाते हैं कि किसका कथन है ये कथन बहुत बार पूछा भी गया है। विदुर का कथन है, मर्यादा मत तोड़ो। ठीक है। इस नाटक में कर्मयोग का संदेश दिखाई देता है। एक वृद्ध याचक कहता है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। मतलब इतिहास को जब चुनौती देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था कॉमा, जो कि यहाँ पे लगा देते हो। ठीक है, तो ये जो वृद्ध याचक का कथन है, ये पता होना चाहिए आपको कि वृद्ध याचक ने क्या कहा और विदुर ने क्या कहा। साथ में नोट्स बनाते चले अपने। इस नाटक में युद्ध की विभीषिका का चित्रण दिखाई देता है। इसमें युधिष्ठिर की नजर में विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते हैं, विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है, युधिष्ठिर कहते हैं। ये युधिष्ठिर का कथन है। इस नाटक में युद्ध के उपरांत होने वाले विनाशकारी प्रभाव का चित्रण किया गया है। कवि ने नहीं, सॉरी, नाटककार ने, लेखक विनाश के माध्यम से सृजन को रेखांकित किया है। वे कहते हैं, कौन? नाटककार, यह कथा उन अंधों की है या कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। ये हमने अभी पीछे देखा था। इस नाटक में मानवीय त्रासदी का वर्णन है। ये लेखक का कथन है ये। ठीक है, ध्यान दें, ये भी पूछा गया है सवाल। सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी मत समझे कि हम और शॉर्ट कर लेंगे इसको, ये पहले शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, इस नाटक में मानवीय त्रासदी का वर्णन है। इस नाटक में कहा गया है कि उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, जग पर बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है, हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं ना कहीं हर क्षण अंधियारा गहरा होता है। इस नाटक में कर्म और अस्तित्व के सिद्धांत का समावेश भी दिखाया गया है। इस नाटक में संजय निष्क्रियता का अनुभव करते हुए कहते हैं, मैं तो निष्क्रिय होता जाता हूँ। क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। प्रथम अंक है कौरव नगरी। इस अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे, पहले अंक में क्या वर्णन किया गया है? कथा गायन हो रही है और महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के द्वारा किए गए अमर्यादित, मतलब मर्यादा नहीं थी उनके आचरण में, अमर्यादित आचरण और व्यवहार किया उन्होंने, उसका उल्लेख कहां पर बताया गया है? कौरव नगरी, पहले अंक में। युद्ध के अंतिम दिन और संध्या का समय है ना, युद्ध का अंतिम दिन है 18वां और संध्या का समय है, संध्याकालीन समय है, शाम का समय है। दो प्रहरी कौरव के महलों में घूमते हुए राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। दो प्रहरी हमने पीछे देखे थे, प्रहरी एक प्रहरी दो, तो दोनों प्रहरी हैं, वो क्या कर रहे हैं? दोनों पहरेदार हैं, क्या कर रहे हैं? कौरव के महलों में घूमते हुए क्या क्या बोल रहे हैं? राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि राज्य का नाश हो रहा है, कुल का नाश हो रहा है, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अचानक उन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह दिखाई देता है, जो अपशगुन सूचक प्रतीत होता है। आपको पता है गिद्ध अब तो नहीं होते, पहले टाइम में होते थे, मतलब पहले टाइम में मतलब थोड़े साल पहले, अब वो प्रजाति जो है वो लुप्त हो चुकी है ना। तो गिद्ध जो है वो कहाँ पर इकट्ठे होते थे? जहाँ लोथ होती थी, जहाँ पर डेड बॉडीज होती थी, है ना, वहां पर वो ऊपर मंडराते थे। पहले वो ऊपर मंडराएंगे, उसके बाद वो जाकर के उस मांस को खाएंगे, है ना। कोई भी डेड बॉडी पड़ी हो, पशु की हो, आदमी की हो, कोई भी हो, है ना, तो वो उसको खाते थे और पूरा वो सफाया कर देते थे, पूरी सफाई कर देते थे। लेकिन अब वो प्रजाति लुप्त हो चुकी है और ऐसा कहा जाता है कि कोई कंट्री है जो यहाँ हमारे इंडिया से वो लेकर के चले गए अपने देश, है ना। उन्होंने सारी मतलब सारी वो जितनी भी गीध की प्रजाति थी वो सब ले करके वो चले गए। तो ये पता नहीं कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये एक प्रजाति थी जो अच्छी थी, मतलब जो सफाई
के मामले में जिसको माना जाता था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपशगुन माना जाता था। कि अपशगुन क्यों माना जाता था? क्योंकि वो डेड बॉडीज के पास ही इकट्ठी होती थी। तो बता रहे हैं कि अपशगुन का अपशगुन सूचक प्रतीत होता था। उसी समय विदुर प्रवेश करते हैं। तो दोनों प्रहरी बातचीत कर रहे हैं आपस में, असंख्य उड़ते हुए गीध उनको दिखाई दिए, और उसी समय कौन आता है? विदुर आता है। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कि जब उनको गीध दिखाई देते हैं तो फिर किसका प्रवेश होता है ना? तो फिर विदुर का प्रवेश होता है। तो घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं कि भाई जो घटनाएं थी क्या थी, हमें संजय बताएगा, है ना? क्योंकि संजय के पास क्या थी? दिव्य दृष्टि। अब विदुर जो है वो अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों के द्वारा किए गए अमर्यादित और अनैतिक आचरण के लिए धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंच जाते हैं वो विदुर, है ना? और कौरवों के द्वारा किए गए, और जो कौरवों ने अमर्यादित और अनैतिक आचरण किया था उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं? धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उस तरफ कि उन्होंने ऐसा आचरण किया है पांडवों और कौरवों ने, कौरवों के द्वारा किया गया ना, कौरवों ने। तब धृतराष्ट्र पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं का पालन करने में असफल रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ऐसा बोलते हैं, है ना? विदुर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहती। तो मतलब वो क्या समझा रहे हैं उनको कि जो आपका प्रेम है ना, वो कैसा होना चाहिए? वो जो आपका ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए? एक जगह एक व्यक्ति पे सीमित नहीं होना चाहिए। वो किसको अर्पित होना चाहिए? जितना भी आपके पास ज्ञान है वो भगवान को अर्पित होना चाहिए। अगर भगवान को अर्पित होगा तो आपको घमंड नहीं आएगा, है ना? तो आपने व्यक्तिनिष्ठ नहीं समझना है उसको, ये बता रहे हैं। यह सब सुनकर गांधारी आवेश में, आवेश मतलब क्रोध में आकर के क्या करती है? कृष्ण को धोखेबाज बोलती है और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती है। तो वो कृष्ण को धोखेबाज बोलती है और बोलती है कि तुमने मर्यादाओं की हत्या कर दी है। इसी बीच जय जयकार जयकार करता हुआ वृद्ध याचक प्रवेश करता है। यह वही ज्योतिषी है जिसने बहुत पहले कौरवों के विजय होने की भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी के गलत होने के कारण वो कृष्ण को मानता है। अगर भविष्यवाणी गलत हो गई है तो वो क्या बोलता है कि कौन इसका कारण है, कौन रीजन है? कृष्ण, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया। इस अंक के अंत में दोनों प्रहरी के कथा गायन में कौरव नगरी के सोनेपन को दर्शाया गया है। अब आता है दूसरा अंक। दूसरे अंक में होता है पशु का उदय। कौरव नगरी था, फिर पशु का उदय होता है। अब पशु का उदय होता है तो क्या होता है? इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडवों द्वारा छल पूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी वन मार्ग में आता हुआ संजय दिखाई पड़ता है और वह उसका गला दबोच देता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्य वक्ता याचक दिखाई देता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। तो वो उनको बोल देते हैं कि तुम सो जाओ, और वो खुद क्या करते हैं? खुद वो पहरा देते हैं, है ना? आगे देखते हैं। तीसरा अंक आता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। मैंने आपको बताया था कौरव नगरी में हो गया पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा ने अर्ध सत्य बोला, पूरा नहीं बोला, फिर गांधारी ने श्राप दे दिया। ठीक है, गांधारी ने श्राप दे दिया तो क्या हो गया? विजय क्रमिक आत्महत्या कर ली गई। ठीक है, कथा गायन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र से लौटते हुए कौरव दल का उल्लेख किया जाता है, जिसमें केवल बूढ़े, घायल और बौने ही शेष रह गए थे। हारी हुई घायल सेना के साथ आए युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है। तभी गांधारी युयुत्सु पर कठोर व्यंग्य करती है। इसी समय संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्मपूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। सॉरी, जो
अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में क्या किया, अधर्म पूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। तो मतलब उसने, भीम ने क्या किया, छल किया। क्या छल किया कि क्योंकि युद्ध का नियम है ना, गदा युद्ध का नियम है कि जंघा पे नहीं प्रहार करना, बट उसने उस नियम के विरुद्ध किया और उसने जंघा पर यानी कि जांग पर प्रहार किया। तो ये बता रहे हैं कि उसने छल किया है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है, उसको भी क्रोध आ जाता है और वो बोलता है कि अब तो मैं पांडवों को मार के रहूंगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं और कृतवर्मा और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगते हैं। तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे वृक्ष पर उल्लू दिखाई पड़ता है जो सोए हुए कौवे पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडवों के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। वो पांडवों को मारना चाहता है। अब आ जाता है बीच में अंतराल, पंख पहिए और पट्टियां इसका नाम है। अंतराल का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। नाटक के तीसरे अंक के बाद अंतराल, पंख पहिए और पट्टियां, यहाँ अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेत आत्मा प्रवेश करती। अब अश्वत्थामा ने किसको मारा था, वृद्ध याचक। याचक किसको बोलते हैं, भिखारी को, है ना। तो उसकी प्रेत आत्मा, भूत आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेत आत्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं और पांडव शिविर के द्वार पर एक विशाल काय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते दिखलाई देते हैं। चौथा अंक आता है गांधारी का श्राप। अब इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर गांधारी मूर्छित हो जाती है। गांधारी किस किस समाचार से मूर्छित होती है नाटक में, बताइए, है ना। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि गांधारी कौन सा समाचार सुनकर के मूर्छित हो जाती है अंधायुग नाटक में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर सॉरी गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। तो किस, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है वहां पर कि पांडवों के मरने से गांधारी मूर्छित होती है, या फिर दुर्योधन की मृत्यु सुनने से, मृत्यु का समाचार सुनने से गांधारी मूर्छित होती है ना। तो इस तरह से आपको 3-4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि पांडवों के विनाश से नहीं, दुर्योधन की मृत्यु के समाचार से वो समाचार सुनकर वो मूर्छित हो जाती है। इस अंक के बीच में दिए गए कथा गायन में कौरव और वीरों का तर्पण करने के लिए युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हुए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। फिर आता है कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा देते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। उधर गांधारी युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती है, क्योंकि वो दुर्योधन की मृत्यु का समाचार सुन के बेहोश हुई थी। तो अब उसके अस्थि पंजर को देख के वो कृष्ण को श्राप देती है। गांधारी का श्राप अंक का नाम ही ये है। तुम स्वयं, अब गांधारी श्राप किसको देती है, कृष्ण को देती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो बीच में आते हैं ना, वो सब भी पता होने चाहिए। इसको छोटे पॉइंट नहीं समझेंगे आप, है ना, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथ मारे जाओगे। तो क्या बोल रही है कि तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करोगे पहले, और फिर साधारण व्याध मतलब कोई तुम्हें ऐसी बीमारी लगेगी, या फिर नहीं सॉरी व्याध, व्याध के हाथ से तुम मारे जाओगे, व्याध के हाथ से। आगे अब आता है जी इसमें 5वां अंक, ठीक है। अब 5वें अंक में क्या है, अब देखते हैं गांधारी ने जो श्राप दिया है ना, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो वो श्राप किसको दे रही है, कृष्ण को दे रही है ना। कि तुम कि तुम किसी तुम पहले क्या करोगे, अपने
अपने ही वंश का विनाश करोगे तुम। वो ऐसा श्राप दे रही है कृष्ण को कि तुम पहले अपने ही वंश का विनाश करोगे, फिर साधारण व्याध के हाथों तुम मारे जाओगे। मतलब एक तो होता है ना व्याधि, व्याधि होता है कोई किसी प्रकार की बीमारी, और एक होता है व्याध। व्याध का मतलब होता है कोई शिकारी, है ना, कोई बहेलिया जो क्या करता है, शिकार करता है। अब पांचवा अंक है इसमें, विजय क्रमिका आत्महत्या। ये लास्ट है इसका अंक। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया इसमें। फिर भीम की कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है। युयुत्सु अपमानित महसूस करता है और भाले से ही वो अपने आप को ही भाला मारने का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं हो पाता वो, है ना। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। अब आता है समापन। समापन का नाम क्या है, प्रभु की मृत्यु। अंतिम अंक के बाद समापन होता है। इसका शीर्षक प्रभु की मृत्यु दिया गया है। झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नाम का एक व्याध, है ना, जरा नाम का ध्यान देंगे, व्याध का नाम, व्याध मैंने आपको बताया ना शिकारी, तो शिकारी, जरा नाम का व्याध था ये, जरा नाम का शिकारी था, जिसने क्या किया, कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला दिया। तो मतलब उसने गलती से मार दिया कृष्ण को। कृष्ण कौन है इसमें, प्रभु, प्रभु की मृत्यु हो जाती है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने क्या कर दिया, जो व्याध था, जो शिकारी था, उसका नाम था जरा, और उसने क्या कर दिया, उसने सोचा कि ये हिरण का मुंह है, हिरण का मुंह है, और किसके पैर को समझ लिया उसने, कृष्ण के पैर को, और उसने बाण चला दिया, और बाण चला दिया तो अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप से भरे नील रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। नीला रक्त, उसे लगता है जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया हो। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याद के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय, आत्मघाती युत्सु और विगलित विगलित रहेगा, तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी वक्त में निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। अंधा युग केवल महाभारत की कथा का एकमात्र अंश नहीं होकर मानव के अंतर जगत की अभिव्यक्ति देते हुए युद्ध की विभीषिका दिखाने वाली रचना है। अंधा युग में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इस संबंध में लिखा है कि मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, लेकिन शेष अंश का दायित्व सभी व्यक्ति लेंगे और सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करके नूतन सृजन, निर्भयता, साहस आदि के क्षणों में मैं बार बार जीवित हो उठूंगा। भारती जी ने अपने इस नाटक में युद्ध से उत्पन्न मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा और व्यक्तिक व सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण किया है। मतलब जो युद्ध जो है वो, युद्ध में क्या होता है, युद्ध की जो है वो मूल्यहीनता है, युद्ध से जो उत्पन्न होती है वो मूल्यहीनता होती है, कोई मूल्य नहीं उन चीजों का, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, अमानवीयता होती है, उसमें विकृति होती है, कुंठा होती है ना, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। अंधा युग में मिथक का भी सफल प्रयोग हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु मिथकीय परिवेश को दर्शाती है। मतलब मिथकीय परिवेश है, क्योंकि अगर प्रभु की मृत्यु हो गई है ना, भगवान की ही मृत्यु हो गई तो फिर क्या बच गया, तो मतलब इसमें बताया मिथकीय परिवेश। अंधा युग में चित्रित धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर जैसे राजनायकों के व्यक्तिगत स्वार्थ ही युद्ध को आमंत्रित करते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दोनों ही मर्यादा को चूर चूर कर डालते हैं। सत्य और अर्ध सत्य, औचित्य और अनौचित्य की सीमाओं को लांघने से ही जीवन मूल्यों एवं मानदंडों की आधारशिलाएं चरमरा कर टूट जाती हैं। भय, ममता, अधिकारों का अंधापन कथ्य द्वारा लेखक ने चित्रित किया है। अंधा युग का कथानक गौण रूप में सामने आया है। इसमें ऐतिहासिकता या पौराणिकता के साथ ही काल्पनिक दृष्टि का समायोजन भी हुआ है। अंधा युग में आदर्श एवं यथार्थ का सुंदर सामंजस्य बन पड़ा है। विश्वव्यापी कुंठा, निराश मनस्थिति, प्रतिशोध, विकृत भावना आदि के अंतरंग विश्लेषण द्वारा जीवन के दुर्लभ सत्य की खोज संकेतित है।
ऐतिहासिक तथ्यों, कल्पना और चिंतन को अपने ढंग से संजोया गया है। कथानक संक्षिप्त है, यद्यपि इसके कथावृत्त में तारतम्य एवं प्रभाव है, तथापि दृश्य परिवर्तन में शीघ्रता के फलस्वरूप जटिलता आ गई है। अंधा युग द्वारा युद्ध की मूल समस्या, उसकी विभीषिका द्वारा पूरे विश्व को युद्ध से बचाने की चेतावनी दी गई है। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है, युद्ध से बचे ये पूरा विश्व, यही इसमें चेतावनी दी गई है, क्योंकि युद्ध से कितने नुकसान होते हैं वो सारा इसमें दिखाया गया है। अंधा युग गीति नाट्य का उद्देश्य, कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्यहीन कार्य सिद्धि सार्थक नहीं होती। उसी प्रकार कोई भी कृति अनिवार्य रूप से सउद्देश्य ही होती है। कलाकार अपने उद्देश्य को अभिव्यक्ति अपनी कृति में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवश्य करता है। अंधा युग की कथा वस्तु में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक की संध्या का अंतर्भाव हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, पीछे भी बताया मैंने। अंधा युग एक ऐतिहासिक गीति नाट्य, ऐतिहासिक भी है ये, है ना, पौराणिक भी है, जिसमें महाभारत के युद्ध के पश्चात की विभीषिकाओं का वर्णन आधुनिक संदर्भ में किया गया है। अंधा युग की कथा वस्तु उस मर्यादाहीन युग से संबंधित है जिसमें कुंठा, निराशा, विकृति और अंधापन अपने पूर्व अंगों के साथ अवतरित हुए हैं। इसी विकृति का चित्रण करना ही भारती जी का प्रधान उद्देश्य रहा है। अंधा युग में उसके उद्देश्य का उल्लेख नाटककार ने इन शब्दों में किया है, युद्धोपरांत उस यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है दोनों को सहलाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त पर शेष अधिकतर है अंधे पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित और अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से ये लेखक का कथन है जो नाटक की शुरुआत में इन्होंने बोले हैं। उपयुक्त पंक्तियों में जो बताया गया है उसके बारे में मीरा गुप्ता ने क्या लिखा है कि महाभारत में युद्ध के पश्चात कौरवों और पांडवों में जो मनोवृत्तियां उत्पन्न हुई वह सब युद्ध की विभत्सता में विभत्स हो चुकी थी। कौरवों और पांडवों की अमर्यादा, धर्म और सत्यता से पुनर्जीवित अंध प्रवृत्तियां वास्तव में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां हैं जो आज का व्यक्ति भोग रहा है। समस्याएं जो महाभारत के युद्ध के पश्चात आरंभ हुई वह महाभारत व्यक्ति में व्यक्ति का महाभारत है, उसमें अहम का महाभारत है ना, अहंकार से तो लड़ाइयां होती है ना, अहंकार का महाभारत है ये, जो उसके आरंभ होने के पश्चात जीवन भर भोगता रहता है। उसका दंभ, उसकी मन की विकृतियां, उसकी मनोवृत्तियां, मनोवृत्तियों की विभत्सता, ये सब उसके व्यक्ति के दंभ परिणाम होती हैं जो कि किसी भी तरह महाभारत के युद्ध की विभीषिका से कम नहीं कही जा सकती। नाटककार ने बताया है कि उन्होंने अपने नाटक के लिए जिस कथा को चुना है वह कथा तब की है जब महाभारत का भीषण युद्ध सारे देश को ध्वंस करके समाप्त हो गया था। उस समय सारी सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त हो गई थी। सभी वीर योद्धा भयंकर ज्वाला में स्वाहा हो गए थे। जो शेष बचे थे वे या तो पथभ्रष्ट थे, पथ से भटके हुए थे, या फिर उन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली, या विगलित अंगों वाले थे। कहने का भाव यह है कि उस युद्ध में देश का समूचा वैभव स्वाहा हो गया था। जो जीवित बचे थे या विजेता बने थे वे अपने अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे बैठे थे। यह कथा उन्हीं अंधों की है, पथभ्रष्टों को उनका सही मार्ग बताने वाली है। इससे स्पष्ट होता है कि युद्ध जनित विध्वंसों का वर्णन करके मनुष्यों को उसके सम्मुख प्रयत्न कर और उससे विमुख करने का प्रयत्न किया है। अंधा युग का मुख्य उद्देश्य मानव मूल्यों का प्रतिपादन रहा है। मानव मूल्यों के प्रतिपादन की दृष्टि से प्रस्तुत नाट्य काव्य का विशेष महत्व है। ठीक है, इसमें बाकी कुछ कुछ स्लाइड्स हैं आगे, और अगर आप खुद से पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको करवा ही दी है ना। पीडीएफ आपको साथ में अटैच कर दी गई है, क्लास के साथ ही आपको पीडीएफ दिख जाएगी, तो आप ज़रूर ज़रूर पढ़ें, है ना। जितने भी स्लाइड्स बच गई हैं 2-4, तो उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बताइए किसी का कोई सवाल, कोई डाउट है?
किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए जी। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। और अब इसके बाद आपने अभी पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए होंगे आई होप। अगर नहीं भी बने हैं आपके नोट्स, आपको क्लास के साथ ही पीडीएफ मैंने अटैच करके दी है, पीडीएफ देखें और उसको पढ़ें और उसमें से आप नोट्स बनाएं पढ़ करके, ठीक है। दो चार जो स्लाइड्स रह गई हैं उनको भी पढ़ें, आपका फ़ायदा है ना। थोड़ी और एक दो चीज़ें और सीख लोगे तो आपका अच्छा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लेना, शाम को फिर रिवाइज करना। और अगर शाम को नहीं, अगर आपका छूट जाता है शाम को, वैसे आपको शाम को ही रिवाइज करना है, बाई बाई चांस आपका छूट जाता है तो आपको क्या करना है, अगले दिन क्लास होने से पहले आपको रिवाइज करके आना है क्लास, ठीक है। तो अंधा युग नाटक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कल तक, रिवाइज करके भी, नोट्स बना के भी, ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अंधा युग किसका लिखा गया नाटक है, धर्मवीर भारती जी द्वारा। धर्मवीर भारती जी का जन्म समय क्या है, 1926। नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1954। इस तरह से आपको सब पता होना चाहिए। कितने अंक हैं इसमें, 5 अंक हैं, है ना। और इसमें बीच में स्थापना है, अंतराल है, अंतराल का नाम क्या है, पंख पहिए और पट्टियां, है ना। फिर लास्ट है जो समापन है। इस तरह से आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैंने आपको अंक याद करवाए कि कौरव नगरी में पशु का उदय होता है, पशु का उदय होता है। और उसके बाद अश्वत्थामा जो है वो अर्ध सत्य बोलता है, पूरा सत्य नहीं बोलता। गांधारी को क्रोध आ जाता है, गांधारी उसको क्या कर देती है, श्राप दे देती है। वैसे तो गांधारी उसको श्राप नहीं देती, गांधारी किसको श्राप देती, कृष्ण को देती है नाटक में। पर गांधारी को क्रोध आता है कि अश्वत्थामा ने अर्ध सत्य बोला। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए, ठीक है। गांधारी को क्रोध आया कि अश्वत्थामा ने अर्ध सत्य बोला, उसने श्राप दे दिया और फिर क्या हो गया, उसने आत्महत्या कर ली, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, विजय क्रमिक आत्महत्या लास्ट में। तो इस तरह से आपको अंक सारे के सारे याद होने चाहिए। 3 जो इसमें बीच में हैं जो अंक नहीं माने जाते हैं, स्थापना और अंतराल, पंख पहिए और पट्टियां, और उसके बाद समापन, है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबके सब आपको याद, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज के क्लास में पढ़ करके। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा रिवीजन के बाद भी, तो आप कल की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम दूसरे किसी नाटक के साथ मिलेंगे, दूसरा कोई नाटक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस